यह है लिटकेन आर्टवर्क्स की प्रस्तुति। बहुत बड़ा नाम है साहित्य के क्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश में उनका बहुत बड़ा नाम है। 15 से ज्यादा उपन्यास, 15 से ज्यादा कहानी संग्रह। हिमाचल प्रदेश साहित्य अकादमी से पुरस्कृत डॉक्टर गंगाराम राजी। उनकी शख्सियत इतनी ही नहीं है, उनकी शख्सियत और भी बड़ी है, और भी बहुत सारे काम हैं। प्रोफेसर से रिटायर हुए हैं हिंदी विभाग से, और साथ ही साथ अध्यापन के माध्यम से अनेक विद्यार्थियों को पीएचडी शोध करवाया है। ऐसे शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। उनके साहित्यिक गतिविधि, साहित्यिक यात्रा से आपको जरूर रूबरू होना चाहिए, और हम करवा रहे हैं। स्वागत राजी साहब आपका, हम बहुत अभिनंदन करते हैं आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। आपका एक लंबा अनुभव रहा है। 1944 में आप पैदा हुए। जब तक आप सेवानिवृत्त हुए आपने अध्यापन का काम भी किया, शिक्षक रहे, लेखकीय गतिविधि आपकी हमेशा चलती रही। जो लिखने के लिए आपको समय भी निकालना होता है, समय भी मिलता है, किस तरह से आप मैनेज कर पाए अपने एजुकेशन के उसमें भी और आगे सारे जीवन में? जी, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और 4 बजे उठ करके 4 से 5 बजे तक अध्ययन करता हूँ। उसके बाद मेरे पास 1 घंटा होता है। उस घंटे में मैं 2 पेपर लिखता हूँ। यानी एक दिन में 2 पेपर लिखने का मतलब है कि 1 महीने में 60 पेपर, और वो एवरेज 50 पेपर के आसपास आ जाती है। इस प्रकार मैं अपने इस साहित्य को समृद्ध करता रहता हूँ। 15 से ज्यादा उपन्यास आपके हैं, और जिनमें बहुत सारे चर्चित उपन्यास हैं। भैरव मरा नहीं है एक बहुत ऐसा उपन्यास जिसमें आज के परिदृश्य में देखें तो भी ऐसा लगता है कि वो भैरव जो देवी के पीछे भागा था, और आज भी इतने सारे लोग, इतने सारी रेप की घटनाएं सामने आती हैं, ये कहीं ना कहीं सोचने पर विवश करता है आपका उपन्यास। इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो बहुत पहले से मेरे दिमाग में कौंध रही थी जी, और लिखा गया ये 2000 के बाद। जब मैं रिटायर हुआ 2002 में, उसके बाद लिखा गया। लेकिन ये कहानी मेरे को बार बार कुरंती थी, और जो टीवी के ऊपर जो बलात्कार की घटना में देखता था, और उसके पीछे भी जो हमारा पौराणिक कथा है उसमें भी बलात्कार है जी। और जब मैंने इसको अध्ययन किया, फ्राइड के मनोविज्ञान को अध्ययन किया, तो ये इंस्टिक्ट आदमी में बहुत जोरदार इंस्टिक्ट है। ये इंस्टिक्ट कानून से बदली नहीं जा सकती है, संस्कारों के द्वारा ही बदला जा सकता है। लोगों को, माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार डालें तभी ये अलग हो सकती है। यही मेरा इस उपन्यास के ऊपर, और ये उपन्यास मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत मनन से मैंने इस उपन्यास को लिखा। जिस उपन्यास पे मेरे को अकादमी पुरस्कार भी मिला, उस उपन्यास से भी भैरव कभी नहीं मरा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर राजी, एक बात जो आमतौर पे हम घरों में कहते हैं, लड़की को समझाते हैं, बेटा ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना। लड़के को हम कभी नहीं कहते हैं, और शायद लड़के को हम सुसंस्कारित करने में कहीं ना कहीं चूक करते हैं, जो लड़की को हम संस्कारित करते हैं उसमें। इसका एक कारण मेरा और भी रहा है। एक जो मैं जो सोचता हूँ वो कारण बेरोजगारी रहा है जी। जब लड़के के पास कोई काम नहीं है तो ये इंस्टिक्ट उसको उभारती है। वो कुछ भी कर सकता है इस इंस्टिक्ट से होते हुए, लेकिन उस बदलाव को बदलने के लिए माँ बाप को घरों में ही ये संस्कार देने पड़ेंगे। एक और बात आती है कि इंद्र ने मेनका को भेजा विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए जी। जब भी कहीं ऐसी कोई बात हुई है तो किसी न किसी अप्सरा को भेजा गया, और वो मेनका जो स्त्री का स्वरूप है या स्त्री का प्रतीक है, वो शायद छली गई है। इसीलिए शायद आपने लिखा है छली गई मेनका। जी हाँ, वो दूसरा उपन्यास है मेरा, छली गई मेनका जी। 2 और 2 5 जी। 2 और 2 5 मेरा एक किसान के संघर्ष की कहानी का उपन्यास है जी। ये जो छली गई मेनका है, आज की मेनका, आज का जो जिसको वो छलने जाती है वो खुद चुस्त हो गया है, इसलिए वो छली भी जा रही है। आज की जो
लड़की हैं जो आज एक बहुत बड़ा कांड अभी पिछले 2-3 सालों से आया था, मी टू का। वो मी टू में बहुत सी बातें बाहर निकली हैं जहां पर मेनका सब चली गई हैं। बिल्कुल जी। और दौर 2-5 में जो आप किसान की जो व्यथा कथा बता रहे हैं वो जी, आज का जो किसान है इसका रंग रूप भी बदलता जा रहा है जी। आज किसान मशीनी युग की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। उसने बैल छोड़ दिया है, वो गाय नहीं पालता है, वो भैंस नहीं पालता है, वो अब छोटे छोटे ट्रैक्टर के द्वारा अपनी जमीन को जोतता है और उस ट्रैक्टर के लिए वो बैंक से लोन लेता है और वो लोन के ब्याज के दबाव में इतना दब जाता है कि उस आकर्षण से तो वो मशीन ले रहा है लेकिन उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका जो अनाज है वो बाजार में उतना बिक नहीं पाता और वो उसकी खेती जो है वो सारे के सारे मौसम पे निर्भर रहती है। कभी वो उगती नहीं है, कभी वो टिड्डी दल आ जाता है, कभी खूब बारिश हो जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं। ये सारा मौसम की मार भी किसान को ही झेलनी पड़ती है और जब वो लोन लेता है बैंक से, जब सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है तो वो पैसे खाता है तो उसका देन नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा जो ये किसान है वो इन सब बातों को समझ जाता है और वो एक विद्रोह के ऊपर आ जाता है कि मैनेजर ने मेरे से पैसे लिए हैं, बिचौले ने मेरे से पैसे लिए हैं और मेरा अन्न गवर्नमेंट खरीद नहीं पा रही है, तो इसलिए वो विद्रोह के ऊपर लोगों को एकत्रित करता है कि हमारी तरफ भी सुनो। आज हमारे समाज के बीच में जो किसान है, जो अन्न पैदा करता है वो भूखा रहता है, जो मकान बनाता है उसके पास घर नहीं रहता है, जो मजदूर है जिस भी प्रकार की वो मजदूरी करता है वो उसको वो भोग नहीं पाता है। और जब मेनका चली जाती है तो आप कहते हैं कि गीता बोल रही हूँ। ये गीता मेरा वो उपन्यास है कि गीता एक सैनिक से शादी कर लेती है और वो सैनिक कारगिल युद्ध के बीच में पाकिस्तान के द्वारा उसको कैदी बना दिया जाता है लेकिन गीता को मालूम नहीं होता है जी। और गीता इतने संघर्ष में रहती है कि उसका पति के साथ तो कोई संबंध नहीं रहता, उसको पता नहीं रहता, उसके घर वाले उसको निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, उसका बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे को उसकी सास उसको बेच देती है और उस गीता को मालूम होता है कि ये बच्चा उस जगह पर दिया हुआ, ये हकीकत कहानी है जी। उस जगह पे दिया गया है और वो उसको चुपके रोज आकर के उस बच्चे को देख जाती है। जब उसको मालूम है कि वो स्कूल में भी जाता है तो स्कूल के टाइम के ऊपर आकर के उस बच्चे को दूर से देखती है और वो 12 वर्ष जब वो 12वीं पास कर जाता है लड़का तब तक देखती रहती है। लेकिन मीन टाइम में ये कोई और उसको बीच में मिलता है, उससे वो शादी करना चाहती है, शादी भी हो गई उसकी, लेकिन मीन टाइम में वो जो कैदी था वो छूट के आ जाता है और वो फोन करता है उसको, किसी के द्वारा उसको फोन करता है तो जो फोन वो पकड़ती है, गीता जब फोन पकड़ती है तो गीता उसकी आवाज सुन करके स्तब्ध रह जाती है। जो उसको मरा हुआ समझती थी वो जिंदा हुआ मिलता है तो स्तब्ध रहती है, बड़ी देर तक वो बात करता रहता है और बड़ी देर के बाद उससे यही निकलता है कि मैं गीता बोल रही हूँ, ये मेरी गीता बोल रही हूँ उपन्यास है जी। बाल उपन्यास भी आपने लिखे हैं, चिड़िया आ दाना खा। जी जी सर। तो क्योंकि बच्चों का भी अपना एक संसार है और बच्चों के लिए लिखना बहुत दुष्कर कर्म लगता है, बड़ों के लिए लिखना बहुत आसान होता है। जी, मैं आपसे सहमत होता हूँ और बंगाल वाले जो लिटरेचर वाले व्यक्ति हैं वो तो ये कहते हैं कि जो लेखक बच्चे के लिए नहीं लिख सकता है उसको वो लेखक मानते नहीं है। बहुत कठिन होता है बच्चों के लिए लिखना। मैंने बहुत मेहनत की है और कई बार इस उपन्यास को बार बार पढ़ता गया, इसमें बहुत सी चेंजेस आती गई और मैं अब पोते वाला हूँ। ये मेरे जो पोते हैं जो घर में रहते हैं
उनके मनोविज्ञान के आधार के ऊपर ही ये चिड़िया दाना खा। मेरे को अपना बचपन याद आ गया कि हम घर में गांव में रहते थे, तो हम छोटे छोटे थे तो चिड़ियों को पकड़ना शुरू करते थे। तो अंदर से थोड़ा सा दाना बाहर फेंकते थे तो चिड़िया आती थी, उनको हम एक सूप के द्वारा पकड़ते थे, उनको रंगते थे और दूसरे दिन देखते थे कि वो चिड़िया आती है। मेरी एक चिड़ी इस रंग की चिड़िया है, मेरी बहनें बोलती थी इस रंग की चिड़िया है। ये इस उपन्यास का आधार भी यही है, लेकिन इसमें थोड़ी आधुनिकता के तौर के ऊपर जो किडनैपिंग शुरू हो गई है वो भी मैंने इसमें डाली है। जी, तो उपन्यास में जो एक रोचकता बनाए रखने के लिए, रोमांच पैदा करने के लिए वो भी आपने डाले हैं, और बाल मन को सहज रूप से समझते हुए उसी पृष्ठभूमि पर आपने इसको लिखा भी है। जी। एक जनवादी व्यक्ति जो अलग तरह के उपन्यास लिखता है, थोड़े से आक्रोश वाले उपन्यास लिखता है, कहानियां लिखता है, संवेदनशील व्यक्ति जो कहानियों में अपने दर्द को उकेरता है, वो बच्चों के लिए जब लिखने लगता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ अलग विचारधारा आती है। नहीं, मैंने उस तरफ से समझो कि जैसे पर्दा गिर जाता है, दूसरा सीन शुरू हो जाता है, उसी तरह से इस उपन्यास पे किया है मैंने। वो वाला ना आक्रोश है इसमें संवेदना है, बच्चों का प्यार है, एक दूसरे की जो उनकी मनोवैज्ञानिक बातें होती हैं, मनोवैज्ञानिक आधार के ऊपर जो खेलते हैं वो है। बाल सुलभ क्रीड़ाएं और बाल सुलभ मनोविज्ञान उसमें आपने दिया है। जी। हेमिंग्वे ने भी एक जगह पर लिखा है कि मैं लोगों में जाकर के उनकी संवेदना को पढ़ता हूँ, उनकी पीड़ा को पढ़ता हूँ, उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ, उसी को अपनी लेखनी में उकेरता हूँ। जी। मैं भी उसी पद चिन्हों में चलता हूँ। मैं हर एक समाज के बीच में, चाहे वो किसी प्रकार का समाज है, वहां जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनको पढ़ता हूँ कबीर की तरह। कबीर जब 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े वो ईसो पंडित हुए। और मैं एक और आपके माध्यम से एक अपने लेखकों को बताना चाहता हूँ कि इस समय में हमें सबसे पहले उन आवश्यकताओं को देखना होगा जो मनुष्य को मनुष्य बने रहने की चिंताओं में शामिल हो। हम उससे आगे पीछे ना जाएं। हमारी लेखनी भी उसी से आगे चलते रहे। एसी रूम में बैठ करके कोई भी रचना कालजयी नहीं हो सकती है, ये सिद्ध हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब व्यक्ति बहुत कुछ लिख चुका होता है, जैसे आपने अपने जीवन में काफी कुछ लिखा है, कहानियां हैं, शोध प्रबंध हैं, उपन्यास हैं, कविताएं भी हैं, उसके मन में फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रह जाता है कि हाँ, ये मैं कुछ कर नहीं पाया, एक लालसा बनी रहती है, वो उसे आगे बढ़ाने को भी मजबूर करती है। आपने कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा विषय रह गया हो जो आप लिखना चाह रहे हो और अभी आप लिख नहीं पाए हों? ये लालसा ही लेखक में रहनी चाहिए उसको जिंदा रखने के लिए। अगर ये लालसा नहीं रहती है तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जब उसके एक चीज लिखने के बाद उसके अंदर दूसरी लालसा जब जागृत होती है, तब भी उसकी प्रसूति वेदना जागृत करती है उसको अगली चीज देने के लिए, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता। और मेरे मन में भी रहता है, मैं ऐतिहासिक उपन्यासों की तरफ आ रहा हूँ। मेरा जो पहला ऐतिहासिक उपन्यास था वो एक थी रानी खरीगढ़ी। बिल्कुल, हाँ, उसका जिक्र हम छूट गए, हम आपसे बात करना चाह रहे थे उसके बारे में भी, क्योंकि मंडी जिले में जिस तरह से जो बात हुई और खेरावड़ी की जो बात है जी, तो वहाँ की राजकुमारी जिस तरह से विवाह करके और वहाँ वो संभालती है, वो मशहूर होती है, उस तरह की कथानक को आपने लेकर के उपन्यास लिखा है। जी, मेरे को राजकुमारी होते हुए उसमें अट्रैक्शन नहीं था। मेरा जो अट्रैक्शन जो था वो उसका चरित्र रानी झांसी की तरह था। उसने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया, उसने अंग्रेजों से मुखालफत सही, उसने अपने पति से विद्रोह किया। उसका पति, अंग्रेज उसके पति को श्राप लाते थे, जो वहां के कर्णधार थे, जो मंत्री थे, वो राजा को उसी घेरे में बैठा करके रखते थे और प्रजा को लूटते थे। और उसी समय में एक गांव से एक साधारण सा व्यक्ति शोभाराम का
जो उस समय में, यानी 1908 या 9 की बात है ये, जब सोवाराम उस समय 20,000 आदमियों को लेकर के मंडी के ऊपर, मंडी शहर में धरना देने के लिए पहुंचा था। तो ये वो चीजें मेरे को अट्रैक्ट करती थी इस उपन्यास को लिखने के लिए। इसीलिए आपने ये उपन्यास लिखा है। इसलिए मैं ये उपन्यास लिखा है। और हमारे मंडी में हृदय राम जी और स्वामी कृष्णानंद जी, बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनका राष्ट्रीय मंच के ऊपर उनका बहुत बड़ा योगदान है। भगत सिंह ने जो बम चलाया है वो हृदय राम के द्वारा बनाया हुआ बम था, जो भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका गया है। और वो अभी तक पिक्चर में नहीं है। लोग जो जानते हैं उनको सिर्फ मंडी शहर के आसपास के लोग ही जानते हैं उनको, और तो कोई नहीं जान पाता। तो ये राष्ट्रीय पहचान आपने दिलवाने का प्रयास किया है अपने उपन्यास के जरिए, उन कथानकों को, उन पात्रों को जिनको देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया है, इन ऐतिहासिक उपन्यासों के जरिए। और उसी की एक कड़ी मेरी अभी प्रकाशाधीन है एक उपन्यास, सिंध का गांधी, जो स्वामी कृष्णानंद के ऊपर बेस्ड है। वो उपन्यास है। सिंध के गांधी की संज्ञा पटेल जी ने दी थी उनको जी। वो उन्होंने सिंध में बहुत बड़ा काम किया, 30 वर्ष तक काम किया, उसके बाद वो मंडी में आए। अब मेरा जो नेक्स्ट उपन्यास है वो राजा संसार चंद के ऊपर है, ऐतिहासिक उपन्यास है जी। राजा संसार चंद ने 49 वर्ष तक कांगड़े पे राज किया, सबसे बड़ा राज उन्होंने किया। तो उसमें उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, बड़ा उतार चढ़ाव किया, लेकिन मेरा उसमें एक ही संदर्भ मैंने पकड़ा है। उन्होंने एक साधारण सी महिला, साधारण सी गदन, सुंदर गदन जी, उस पर वो निछावर हो गए। गद्दी जनजाति की महिला जो है, उसी के ऊपर आधारित है, जो आने वाला है, जिसको मैं लिख रहा हूँ आजकल। तो ये ऐतिहासिक प्रेम कथा भी रहेगी और ऐतिहासिक उपन्यास भी रहेगी। ये ऐतिहासिक प्रेम कथा है, ये ऐतिहासिक ही है जी। जैसे वृंदालाल वर्मा जी का मृगनयनी था। बिल्कुल बिल्कुल। जो वो शिकार खेलने गए थे तो उनको मृगनयनी मिली। हाँ। यहाँ भी संसार चंद जब शिकार खेलने गए थे तो उनको गदन मिली। जी जी। और वो इतनी खूबसूरत थी गदन कि वो उसको देखते ही रहे। उनका शिकार निकल गया, वो उसी को देखते रहे। और वो किसी और से प्रेम करती थी। एक बड़ी रोचक बात तो ये है कि गदन किसी और को चाहती थी, उसने राजा के प्यार को ठुकरा दिया। और यहाँ पर राज हट जो है वो हावी हो गया, स्त्री हट जो है उसको बीच में ही छूटना पड़ा। राजा उसको आखिर में ले ही गया। तो और ये बहुत सी बीच की बहुत सी संवेदनाओं वाली बातें हैं। चलिए, एक बहुत अच्छी, एक रोचक सी कथा जान पड़ रही है जो आपका उपन्यास पढ़ने पर ही पता चलेगी। लेकिन आज हमें आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मन बहुत कर रहा है जानने का कि और भी ज्यादा आपसे सुने और भी ज्यादा जाने, लेकिन समय सीमा होती है, इसमें हम लंबे समय तक आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। दोबारा फिर मौका मिलेगा, आपसे फिर एक अलग से अंदाज में बात करेंगे, अलग विषय पर बात करेंगे। आपकी अपनी लेखकीय जो जीवन है उसके बारे में जो आपने जानकारी दी। डॉक्टर गंगाराम राजी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। राजस्थान से मेरा बहुत जुड़ाव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को ये मंच दिया। तो ये थी लिटकन आर्ट वर्क्स की प्रस्तुति। आपको कैसी लगी ये हमारी बातचीत? हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लाइक भी करें। धन्यवाद।